हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग सेशन का अपना अगला आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आंसर है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ही है। आप कह सकते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर इसको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। 200 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, मतलब 12 मार्कर का ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यहाँ पर कि एग्जामिन द अर्ली चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जीएस पेपर 1 आप कह सकते हैं, इसमें ये आपका आंसर कंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को लिखना। तो जो हमारे आंसर का स्ट्रक्चर होगा उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड पार्ट में बॉडी पार्ट और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आंसर का फ्लो है इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक का, वो कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो पार्ट में फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हर साल मनाते हैं। तो एवरी ईयर 15th of August is celebrated as इंडिपेंडेंस डे। हम क्यों मनाते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे? बिकॉज ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसी दिन हमें 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। नाउ आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, नाउ अ बिग चैलेंज, नाउ अ बिग चैलेंज was standing in front of us, that we had to build India as a strong nation। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इंट्रो का। यहां पर फ्रेंड्स हम अपने सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि आवर फ्रीडम फाइटर्स और रिवोल्यूशनरीज, आवर फ्रीडम फाइटर्स फ्रीड कंट्री, फ्रीड इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल by sacrificing their lives, but still we can say that there are many social, economic and political problems, but still there are many social, economic and political problems in the country which have become obstacles or barriers, in its development. So now it is our turn. Now it is our turn to free the India, or to free the nation, from these barriers and obstacles। तो यहां पर फ्रेंड्स हम अपने इंट्रो पार्ट को खत्म कर सकते हैं। और इंट्रो पार्ट में हमने जो जो प्रॉब्लम्स यहां पर मेंशन किए हैं वहीं से हम अपने बॉडी पार्ट को या बॉडी स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फ्लो है वो भी नहीं टूटा और एक अच्छा इंट्रो आपने यहां पर लिख दिया। तो फ्रेंड्स, अब आगे लिखते हैं। अगर बॉडी पार्ट की हम बात करें तो बॉडी पार्ट में सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे या सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि वी कैन डिवाइड दीज चैलेंजेस into two types। पहला हम लिख सकते हैं इंटरनल चैलेंजेस, दूसरा आपका एक्सटर्नल चैलेंजेस होगा। तो पहले हम इंटरनल चैलेंजेस लिखेंगे
यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहली सब हेडिंग बना देंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उतने टाइम पर आप देखेंगे पार्टीशन जो था कंट्री का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और पार्टीशन के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसको देश का सामना करना पड़ा, जिसमें आप देखेंगे कम्युनल रायोट्स हुए कंट्री के अंतर्गत। यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो कम्युनल रायोट्स थे इन्होंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को या क्राइसिस को जन्म दिया, जिसे हम रिफ्यूजी क्राइसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो आपका कश्मीर वैली का प्रॉब्लम है या फिर जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं पार्टीशन से ही वो रूट करता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमने हेडिंग बनाई। यहां पे हम फ्रेंड्स पहला पॉइंट लिख सकते हैं, कम्युनल रायोट्स broke out communal riots broke out in the country. Communal riots broke out in the country during or after partition. During or after partition, due to which या as a result of which not only the assets or property, not only the assets of the country, not only the assets of the country was divided, but a huge problem arose, which we can call as refugee crisis. ठीक है, एक पॉइंट हम यहां पर ये लिख देंगे। इसके अलावा हम एक पॉइंट यहां पर ये भी लिख देंगे कि एट द सेम टाइम the problem of Kashmir Valley and terrorism was also a result of this partition. ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा जो इंटरनल चैलेंज था उसका पहला हेडिंग खत्म हो गया। इसके बाद हम अपनी दूसरी हेडिंग यहां पर लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग जो है वो हम बना सकते हैं कि उतने टाइम पर जो पावर्टी इंडिया में मौजूद थी, गरीबी, तो उसको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। कुछ हम लिख सकते हैं कि प्रिवलेंस पावर्टी इन इंडिया, गरीबी की हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हम लिख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस around 250 million population of the country was living below poverty line. इसको ये भी लिख सकते हैं कि which accounts for about 80% of इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो 250 मिलियन जो पीपल थे वो पावर्टी लाइन की है, जो पावर्टी लाइन थी हमारी, बिलो पावर्टी लाइन, वहां पर निवास कर रहे थे। इसको हम यहां पर मेंशन करेंगे। यहीं पर हमें एक एडिशनल पॉइंट और लिख देंगे कि ड्रॉट एंड हंगर और फूड क्राइसिस, ड्रॉट और हंगर और फूड क्राइसिस forced the country to seek external help. ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा, जो तीसरी हेडिंग बनेगी, वो हम कह सकते हैं कि मिनिमम लिटरेसी। आज़ादी के समय अगर हम लिटरेसी की बात करें या
आप देखेंगे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल्स का जो रेशियो था, तो उसमें हमें दिखाई देगा कि अराउंड 340 मिलियन पीपल जो थे, है ना, कंट्री के, वो इलिटरेट थे आज़ादी के दौरान, या फिर हम कह सकते हैं कि ओनली 41 मिलियन पीपल जो थे वो एजुकेटेड थे। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मिनिमम लिटरेसी, हेडिंग बना सकते हैं। लिटरेसी में हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि अराउंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 340 मिलियन पीपल, अराउंड 340 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और 340 मिलियन पीपल ऑफ द कंट्री वर इलिटरेट, वर इलिटरेट। यहां पर हम एक पॉइंट में और लिख सकते हैं कि ओनली अबाउट 12% of the total population, only about 12% of total population, which accounts for 41 million people, were educated। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसी में हम अपना चौथा हेडिंग बनाएंगे। वी कैन से दैट अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें आज़ादी के दौरान, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो वो बिल्कुल न के बराबर थी। इकोनॉमिक पोटेंशियल या कैपेसिटी भारत की उतने टाइम न के बराबर थी, जिसका मेन कारण क्या था, तो आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर था वो बिल्कुल स्टेगनेंट था और इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में नहीं था। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि कंट्रीज और इंडियाज, कंट्रीज नॉन एग्जिस्टेंट इकोनॉमिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट में हम लिखेंगे दिस इज मेनली ड्यू टू, और द मेन रीजन फॉर दिस वाज स्टेगनेंट एग्रीकल्चर एंड एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों के एब्सेंस के कारण, या स्टेगनेंट एग्रीकल्चर और एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भारत का इकोनॉमिक पोटेंशियल था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था ग्लोबल स्तर पे। यहां पर हम कुछ फैक्ट्स देंगे अपने आंसर को मजबूत करने के लिए कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वी कैन से दैट इन 1947 on about 54% of total GDP of the country, total GDP of the country accounts for agriculture। मतलब we can say that agriculture contributes to 54% of total GDP of India या total GDP of the country, जिसमें हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि in which around 60% of country's total population was involved। मतलब भारत के 60% लोग खेती का काम कर रहे थे या एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे थे, जो कि टोटल जीडीपी का 54% बना रहे थे। अगर हम इसको फ्रेंड्स आगे का इसका ट्रेंड देखें, तो आज के टाइम पर आते आते आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 50 या 55% तक आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ही लगा हुआ है, लेकिन जीडीपी में परसेंटेज लगातार कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर का। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इंडिया एंड एग्रीगेरियन कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के विकास के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पर और लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1950s टू 80s जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज, वी कैन से दैट, स्टक एट 3.5%। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे और अराउंड 1.3% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आपका 3.5% के अराउंड ही आपको दिखाई देगा 50s टू 80s में। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा हेडिंग है यहाँ पर, वो आप देखेंगे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का लिंग्विस्टिक आधार पर, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो पांचवा हेडिंग हमारा हो जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया भारत के अंतर्गत। तो आज़ादी के दौर पर या आज़ादी के समय पर आप देखेंगे कि जो बाउंड्रीज थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, वो बहुत अच्छे से डिटरमाइन नहीं की गई या बहुत अच्छे से डिमार्केट नहीं की गई, जिसके कारण हुआ क्या कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल हार्मोनी हमें दिखनी चाहिए, है ना, उसका एब्सेंस हुआ
या उसको ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, जो अलगाववादी प्रवृत्ति है, उसका विकास हुआ देश के अंतर्गत, जिसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया भारत के अंतर्गत, या अलगाववादी जो आंदोलन हुए, जिसमें आपको बहुत सारे मुद्दे दिख जाएंगे, लाइक खालिस्तानी मूवमेंट इन पंजाब इन 1980s, नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी थी, नक्सलाइट, बोडो। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनका मेन आप देखेंगे जड़ तो यहीं पर है, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो वहां पर ये जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक हार्मोनी, इसका ध्यान नहीं रखा गया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा और ड्यूरिंग पार्टीशन और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, द बाउंड्रीज ऑफ British Indian provinces were determined in haphazard manner, due to which, or we can say that in which cultural and linguistic harmony was not taken into account, was not taken care of or taken into account, ठीक है, which results into, or we can say that as a result of which the continuing demand for linguistically homogeneous provinces, in the country led to the emergence of separatist tendencies, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो बाउंड्रीज थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, दे वर नॉट डिटरमाइंड, और वी कैन से दैट दे वर डिटरमाइंड इन हैपहैज़र्ड मैनर, इन विच cultural and linguistic harmony was not taken care of, as a result of which continuing demand for linguistically homogeneous provinces in the country led to the emergence of separatist tendencies. तो इसी के आगे हम फ्लो बनाते हुए जो अपना अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो उतने टाइम पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुए। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट या अलगाववादी आंदोलन, और यहाँ पर हम वो सारे एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे। खालिस्तानी मूवमेंट, जो खालिस्तानी मूवमेंट हुआ कहाँ पर, पंजाब में ड्यूरिंग 1980s, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। इसके अलावा इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर हम लिख देंगे बोडो मूवमेंट, यहाँ पर हम लिख देंगे नेक्सलिस्ट मूवमेंट। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और लिख देंगे दे हैव बीन द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया फॉर एवर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इमरजेंसी। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1975 का दौर जो था उसे इमरजेंसी का दौर कहा जाता है। जेपी मूवमेंट के जवाब में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने इमरजेंसी को हथियार बनाया, 1975 में इमरजेंसी लगाई, और वी कैन से दैट इन विच मैनी फंडामेंटल और बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स वर वायलेटेड विच डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। 1973 में हम देखेंगे फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की वो वर्सन होती चली गई और वर्स्ट होती चली गई, ड्यू टू विच मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फूड क्राइसिस, दे हैव ग्रिप्ड द कंट्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू जेपी मूवमेंट the government declares national emergency in 1975. Government declares national emergency in 1975, which can also call the dark phase of Indian democracy, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी मैनी बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स वर वायलेटेड। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी मैनी बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड which destroyed we can say that the democratic values of the country। इसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर 1973 इकोनॉमिक इंपैक्ट देख लेंगे। आफ्टर 1973 द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री केप्ट गेटिंग
केप्ट गेटिंग वर्स अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो जिसमें हम देखेंगे कि इन विच मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड फूड क्राइसिस, ये मेजर प्रॉब्लम्स थे, इसको हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगली हेडिंग हम डालेंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस की। एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस में हम सबसे पहले अगर ग्लोबल स्तर पर देखें, वैश्विक स्तर पर, तो जो वो टाइम पीरियड था, आप देखेंगे उस समय पूरा विश्व वी कैन से दैट कोल्ड वॉर सिचुएशन में बना हुआ था। तो ग्लोबली द वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोल्ड वॉर ड्यूरिंग दैट टाइम। ग्लोबली द वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोल्ड वॉर। नाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिहाइंड टू सुपर पावर्स, एज वी ऑल नो दैट अमेरिका एंड रशिया। तो डेवलपिंग कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स विच वर लेड बाय टू पावरफुल नेशंस, अमेरिका एंड रशिया, ये पॉइंट हम लिखेंगे। बट देर आर सम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, और वी कैन से दैट इंडिया along with some other developing nations follow the policy of non-alignment and focused on their internal development, ठीक है, बाय मूविंग अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। तो ये पॉइंट हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल चैलेंज था भारत के पास, वो था नेबरली, वी कैन से दैट राइवरली और नेबरली होस्टिलिटी। तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो भारत है वो हमेशा से अपने संबंध अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बनाना चाहता था और हमेशा अच्छा बना के रखा भी है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या जो पड़ोसी देश हैं, उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया और कई बार हमें पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर की सिचुएशन हमारे साथ पैदा हुई, इंडिया के साथ पाकिस्तान और चाइना की। और आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि वी फॉट सम वॉर्स विद पाकिस्तान इन 1965 और 71 और विद चाइना इन 1962। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि इंडिया हैज tried to maintain good relations with its neighboring nations or with its neighboring countries which were led by and its neighboring countries, but there has been always a tense situation with Pakistan and China, ठीक है, due to which we fought wars with Pakistan in 1965 and 1971 and with China in 1968। तो ये पॉइंट हमें यहां पर मेंशन करना होगा, 1962, ठीक है। इसके बाद ये जो वॉर्स हुए, दे क्रिएट ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री and at the same time some type of regional instability was also arose in the country। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि रीजनल इनस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये हैम्पर हुआ इन वॉर्स के कारण। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इंडिया और वी कैन से दैट वी हैव सम डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इंडिया इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और इसी का परिणाम हम आज देख रहे हैं कि जो भारत है वो स्टार्टिंग में एक इमर्जिंग नेशन था, इमर्जिंग कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन आज के भारत की अगर हम बात करें तो हम एक सुपर पावर बन करके ग्लोबल स्तर पर उभरे हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म which we can also call as cooperative federalism, ठीक है। they are cornerstones of Indian democracy। now India is determined to follow or we can say that towards its constitutional principle, India is determined towards its constitutional principle or values, due to which despite of all these challenges which we have discussed earlier just now, despite of all these challenges, India has emerged as a nation or as a strong nation, but also not only as a strong nation
बट ऑल्सो अ सुपर पावर एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहां पर हम मेंशन करके अपने आंसर को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा आंसर खत्म होता है। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।